हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको विद्यालयों में प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत सामान्य और विशिष्ट दोनों हैं। मतलब कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत दो प्रकार के हैं, सामान्य और विशिष्ट। पहला पॉइंट है कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांतों को योजनाबद्ध ढंग से सीखा और उनके प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है। ये उन समस्याओं से निपटने के लिए अध्यापक को सशक्त आधार प्रदान करते हैं जिनके लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित पूर्व धारणाओं के रूप में होते हैं। पहला है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अध्यापक का लक्ष्य न केवल बाहरी नियंत्रण का प्रयोग करना होता है बल्कि आंतरिक आत्म नियंत्रण को भी विकसित करना होता है। कि जो अध्यापक का लक्ष्य यही नहीं है कि वो बाहरी नियंत्रण को प्रयोग करें, अपितु ये भी है कि जो आंतरिक आत्म नियंत्रण है उसको भी विकसित करें। तो पहला क्या हो गया सामान्य सिद्धांत में आत्म नियंत्रण। सेकंड है समझ और स्वीकृति। जब छात्र कक्षा कक्ष के नियमों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो उनके द्वारा इनका पालन किए जाने की संभावना अधिक रहती है। इसमें क्या बता रहे हैं समझ और स्वीकृति में अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस में बता रहे हैं कि जब छात्र कक्षा कक्ष के नियमों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो उनके द्वारा इनका पालन किए जाने की संभावना जो है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अपनी रुचियों, रुझानों और योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण कार्य में लगे हुए छात्रों की अनुशासन संबंधी समस्या कम होती है। जो अपनी रुचियों, रुझानों और योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण कार्य में लगे हुए जो छात्र होते हैं उनकी अनुशासन संबंधी समस्याएं कैसी होती हैं? कम होती हैं। नेक्स्ट है उत्पादक कार्य, प्रोडक्टिव वर्क। प्रबंधन द्वारा केवल नियंत्रण पर बल दिए जाने की अपेक्षा उत्पादन कार्य में व्यतीत किए गए छात्रों के समय को अधिकतम करने की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। मतलब जो प्रबंधन का कार्य होता है वो केवल नियंत्रण पर बल दिए जाने की अपेक्षा, मतलब नियंत्रण पर बल ना दिया जाए, उसकी अपेक्षा जो उत्पादन कार्य है, प्रोडक्टिव वर्क है, उसमें व्यतीत किए गए छात्रों के समय को अधिकतम किया जाए, इस पर अपना ध्यान लगाया जाए। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत। अभी हमने पढ़े थे सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। पहला पढ़ा आत्म नियंत्रण, दूसरा पढ़ा समझ और स्वीकृति, तीसरा पॉइंट पढ़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और चौथा है उत्पादक कार्य। कक्षा कक्ष प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत में हमने पढ़ा पहला है नियोजन, दूसरा है प्रोत्साहन, तीसरा है जिम्मेदारी, चौथा है न्यूनतम बाधा, पांचवा है स्पष्ट नियम, छठवां है पुरस्कार और सातवां है अच्छा वातावरण। तो पहला हम पढ़ते हैं विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत नियोजन। स्वतंत्र क्रियाओं तथा संगठित पाठों का नियोजन किया जाना चाहिए। मतलब नियोजन मतलब होता है कि पूर्व योजना बना लेना, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बना लेना, इसको ही नियोजन कहते हैं। तो स्वतंत्र क्रियाओं तथा संगठित पाठों का नियोजन किया जाना चाहिए। जो स्वतंत्र क्रियाएं हैं और जो संगठित पाठ हैं उनकी पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। सेकंड है प्रोत्साहन। प्रयास और संकेतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें यह बताया गया है जो छात्रों का प्रयास है और जो संकेत है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनका जो व्यवहार है उसको पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है जिम्मेदारी। छात्रों को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए ताकि जो उनमें जिम्मेदारी का एहसास आ सके और वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके। नेक्स्ट है न्यूनतम बाधा। बाधा और विलंब न्यूनतम होने चाहिए। नेक्स्ट है स्पष्ट नियम। जब आवश्यकता हो तो स्पष्ट नियम स्थापित किए जाने चाहिए। कि जब आवश्यकता हो तो स्पष्ट नियम बनाए जाएं ताकि जो छात्र हैं वो नियमबद्ध रहकर अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। नेक्स्ट है पुरस्कार, रिवॉर्ड। यह निश्चित करने के लिए कि छात्रों को जानकारी हो कि क्या करना है और इसे करने के लिए वे अभिप्रेरित हों, वांछनीय व्यवहार का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे व्यवहार को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मतलब छात्र ने अगर कोई अच्छा व्यवहार किया है या फिर छात्र ने किसी क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध किया है तो वहां आपको क्या करना चाहिए?
मतलब वहाँ पे जो अध्यापक हैं वहाँ के, उनको क्या करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छा वातावरण होना चाहिए। कक्षा में अच्छा वातावरण स्थापित किया जाना चाहिए और समय एवं प्रयास को अधिकतम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने कक्षा कक्ष प्रबंधन के जो विशिष्ट सिद्धांत है उसमें पढ़ा नियोजन, प्रोत्साहन, जिम्मेदारी, न्यूनतम बाधा की जो बाधाएं होनी चाहिए वो न्यूनतम ही होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट नियम, पुरस्कार, अच्छा वातावरण। अब हम बात करते हैं कक्षीय प्रबंधन की नीतियों के बारे में। कक्षीय प्रबंधन में निम्नलिखित नीतियों के प्रयोग से अध्यापक कक्षा को समस्याओं से मुक्त रख सकता है। पहला क्या है? पहला है लय। प्रत्येक क्रिया में लय होनी चाहिए, इससे कार्यों के क्रम की सहजता को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया में लय होनी चाहिए, लय का होना जरूरी है। इससे कार्यों में क्या होता है, कार्यों के क्रम की सहजता को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों को आगे आने वाली क्रिया का पता चलता है। मतलब जब क्रिया क्या होगी, क्रमबद्ध होगी, तो आगे कौन सी क्रिया आएगी उसका पता चल सकता है। तो इससे विद्यार्थियों को आगे आने वाली क्रिया का पता होता है, इसलिए वे सुरक्षित अनुभव करते हैं। क्रियाओं के जिस क्रम की पहले से घोषणा की गई हो उसका पालन होना चाहिए। जिस कक्षा में कार्यों को क्रमबद्ध नहीं रखा जाता है या उसकी उपेक्षा की जाती है और क्रिया के क्रम का अनुसरण नहीं किया जाता है, वहाँ असंतोष तथा अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है और विद्यार्थी कैसा अनुभव करते हैं, असुरक्षित अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें आगे आने वाली क्रिया के बारे में पता ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्रिया कैसी होनी चाहिए, क्रिया का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। सेकंड है स्वस्थ परंपराएं। अध्यापक को कक्षा में स्वस्थ परंपराओं का विकास करना चाहिए। उसे विद्यार्थियों को अपनी भूमिका उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निभाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। अध्यापक का कार्य है कि वो कक्षा में स्वस्थ परंपराओं का विकास करे और उसे विद्यार्थियों को जो अपनी भूमिका है, उसका उत्तरदायित्व है विद्यार्थियों का, उसको ढंग से निभाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदतों और अच्छे दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे क्या होता है, जब वो विद्यार्थियों को यह बताता है, अध्यापक ये बताते हैं कि विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व क्या है और विद्यार्थी उस उत्तरदायित्व को निभाते हैं, तो इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास होता है, अच्छे दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे संस्था में स्वस्थ सामाजिक जीवन का विकास होता है। इससे विद्यार्थियों में स्व अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो स्कूल अधिकारियों के प्रति आदर, स्व प्रगति, नियमितता के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पालन में उत्साह तथा अच्छे आचरण के विकास को सुनिश्चित बनाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा अध्यापक का व्यवहार। तो अध्यापक का शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार विद्यार्थियों के व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मतलब अध्यापक का जो शाब्दिक व्यवहार होता है और अशाब्दिक व्यवहार होता है, वो विद्यार्थियों के व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अध्यापक का ऊंचा चरित्र, उसकी नैतिक जागरूकता, उसका उत्साह, उसका धैर्य, उसकी स्नेहशीलता एवं विनम्रता, बच्चों के प्रति उसका प्यार, उसकी विनोद प्रियता, उसका विवेक, उसकी न्यायप्रियता, निष्पक्षता तथा अपने विषय में उसकी प्रवीणता, उसकी उपयोगी शिक्षण विधियां तथा शिक्षण सूत्रों एवं साधनों का प्रभावशाली प्रयोग, ये सब विद्यार्थियों के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मतलब जैसा अध्यापक का व्यवहार होगा, विद्यार्थी भी उसी व्यवहार को अनुकरण करेंगे। अध्यापक में जैसे धैर्य की भावना है, स्नेहशीलता की भावना है, विनम्रता की भावना है, वह अपने सब्जेक्ट में प्रवीण है, तो ये सभी जो गुण होते हैं वो अध्यापक से विद्यार्थी सीखता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हृदय है। पर्याप्त अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने में निम्नलिखित बातें उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पहला है लक्ष्य, आदर्श एवं उद्देश्यपूर्ण प्रयास। विद्यार्थियों को किसी कार्य के प्रति अभिप्रेरित करने के लिए उस कार्य के लक्ष्य एवं आदर्श का उद्देश्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें यह बताया गया है कि अगर विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना है, ठीक है,
तो उस कार्य के लक्ष्य एवं आदर्श का उद्देश्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह कार्य आकर्षक एवं सुबोध होना चाहिए। लक्ष्य या आदर्श जितना स्पष्ट होगा, मतलब लक्ष्य जो हमारा लक्ष्य है प्राप्त करने का, वो जितना अधिक स्पष्ट होगा उतना अधिक विद्यार्थी अभिप्रेरित होंगे। अतः अध्यापक को कक्षीय कार्य का लक्ष्य एवं आदर्श स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के समक्ष रखना चाहिए ताकि वे उसके प्रति अभिप्रेरित हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें परिणामों अथवा प्रगति का ज्ञान। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए उन्हें समय समय पर उनके परिणामों तथा उनकी प्रगति का ज्ञान कराना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मतलब विद्यार्थियों से समय समय पर टेस्ट लिए जाएं और उनका परिणाम उन्हें दिखाया जाए, जिससे उन्हें अपने परिणामों को जब वो देखेंगे तो उनको अपनी प्रगति का ज्ञान हो सकेगा कि हमने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों का बीच बीच में टेस्ट भी लिया जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि हम जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्या हम उस लक्ष्य की ओर पहुँच रहे हैं। अपनी प्रगति के प्रति जागरूकता उसमें जिज्ञासा, रुचि तथा उत्साह को जागृत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग। अध्यापक को पुरस्कार एवं दंड का प्रभावशाली प्रयोग करना चाहिए। प्रशंसा सबसे अधिक प्रभावशाली पुरस्कार है। मतलब विद्यार्थी ने अगर कोई कार्य किया है, उसमें भले ही उसने पूरी तरह से उसमें सफलता ना प्राप्त की हो, लेकिन अगर उसने कार्य को शुरू किया है या कार्य का थोड़ा सा विभाग किया है तो उसकी प्रशंसा करके उसके कार्य को उत्साहित किया जा सकता है ताकि जो विद्यार्थी है वो उस कार्य को करने के प्रति तत्पर हो जाए। ठीक है, उन्नति बैच, सम्मान पत्र, पाठ्य एवं लेखन सामग्री तथा अन्य कीमती चीजें भी पुरस्कार के विभिन्न रूप हैं। पुरस्कार विद्यार्थियों में रुचि और उत्साह विकसित करते हैं। ये उनके अहम को संतुष्ट करते हैं तथा उनमें ऊंची नैतिकता विकसित करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर प्रशंसा कर दी जाए या फिर उन्हें प्राइज में कुछ सम्मान पत्र दे दिया जाए या कोई लेखन सामग्री दे दी जाए या अन्य कोई कीमती वस्तुएं दे दी जाए, तो इससे विद्यार्थी को ये लगता है कि हमने जो कार्य किया है वो वाकई प्रशंसा लायक है, या फिर जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस ओर हम पहुंच रहे हैं और हमारी प्रशंसा हो रही, तो हमें और कार्य करना चाहिए, उस दिशा में हमें और कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दंड वर्जनात्मक अभिप्रेरणा है। इससे भी विद्यार्थियों को अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। दंड विद्यार्थी को गलत काम करने से रोकता है और उसमें अनुशासन पैदा करता है। अध्यापक को दंड का न्याय संगत प्रयोग करना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि दंड का न्याय संगत प्रयोग जो है वो अध्यापक को विद्यार्थियों के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि दंड क्या है, एक वर्जनात्मक अभिप्रेरणा है। ये भी अच्छे व्यवहार के प्रति प्रेरित करता है। जैसे आपने कोई गलत कार्य किया, अगर आपको दंड दे दिया जाए उस टाइम, तो क्या होगा, आप उस कार्य को नहीं करेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि वो कार्य जो है वो गलत है, उसे हमें नहीं करना चाहिए। तो दंड जो है वो एक दंड का न्याय संगत अगर प्रयोग करते हैं अध्यापक, तो वह विद्यार्थियों को गलत काम करने से रोकता है। नेक्स्ट है सक्रिय सहभागिता। विद्यार्थी जब किसी क्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं तो वे कुछ बेहतर करके दिखाते हैं। अध्यापक को अपना पाठ विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सहायता से विकसित करना चाहिए कि विद्यार्थी जो है वो कोई भी लेसन अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसको सक्रिय भाग मतलब होता है कि खुद भी बहुत इंटरेस्ट लेकर उस पाठ को पढ़ें। तो अध्यापक को अपना पाठ विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सहायता से विकसित करना चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए कि विद्यार्थी जो है अन्य कार्यों में भी सक्रिय भाग ले सकें। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा का प्रयोग। प्रतिस्पर्धा में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा निहित होती है। सीखने में यह सशक्त अभिप्रेरणक काम करती है। अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा अगर होती है तो एक छात्र जो होता है वो दूसरे छात्र को कि हाँ मुझे उससे आगे बढ़ना है, मेरे मार्क्स कम हैं, अगली बार मैं उससे अच्छे मार्क्स लाऊंगा। तो इससे क्या होता है, उसमें अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना अगर जगी रहेगी तो वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर ये भावना ही नहीं होगी तो कोई व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं, पासिंग मार्क्स ले आए बस हो गया। लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना अध्यापक को विद्यार्थियों में जागृत करनी चाहिए, जिससे जब प्रतिस्पर्धा का माहौल होता है तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से अच्छा करना चाहता है, तो इनसे विद्यार्थियों में उत्साह और जोश पैदा
पैदा होता है, इससे उच्च नैतिकता का विकास भी होता है। यह आत्म सुधार की ओर अग्रसर करती है। यथासंभव प्रतिस्पर्धा भावना का प्रयोग दलीय स्तर पर किया जाना चाहिए, मतलब ग्रुप लेवल पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग। अध्यापक को विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। इससे कक्षा में बेहतर अनुशासन और बेहतर समझदारी का वातावरण स्थापित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। विद्यार्थियों का उचित मूल्यांकन भी उनकी अभिप्रेरणा के लिए प्रभावशाली साधन बन सकता है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि दोषों के बावजूद मूल्यांकन विद्यार्थियों को काम करने का निर्देश देता है। अतः समय समय पर विद्यार्थियों का परीक्षण होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के, अगर उनका परीक्षण हो रहा है समय समय पर, तो विद्यार्थियों को अपने दोषों का पता चल पाएगा। जब उन्हें अपने दोषों का पता चल पाएगा तो वो अपने दोषों को दूर कर सकेंगे। ठीक है, तो शिक्षा एवं शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित मूल्यांकन विधि विद्यार्थियों को वांछित दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सहायक साधन। श्रव्य दृश्य सहायक साधन जैसे हो गए मानचित्र, मॉडल, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, फेनेलल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पोस्टर, कार्टून, रेखाचित्र, स्लाइडें, फिल्म पट्टियां, नाटकीकरण आदि अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण साधन हैं। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक विद्यार्थी संबंध। अध्यापक और विद्यार्थियों में अच्छा संबंध विद्यार्थियों को काम करने की अभिप्रेरणा प्रदान करता है। अतः विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक का जो व्यवहार है वो सहानुभूतिपूर्ण एवं स्नेहपूर्ण होना चाहिए। उसे विद्यार्थियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसे उनके हितों में रुचि लेनी चाहिए और उनके प्रति व्यक्तिगत ध्यान भी देना चाहिए। उसे स्वयं को विद्यार्थियों का अनुकरणीय आदर्श बनाना चाहिए। यह अध्यापक के बारे में होना चाहिए। अध्यापक के बारे में है कि अध्यापक को विद्यार्थियों का अनुकरणीय आदर्श बनाना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक सीखने तथा अपने व्यवहार को सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है विद्यार्थियों की सहभागिता। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को दैनिक क्रियाओं एवं पाठ्य सहायक क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। विद्यार्थियों को उन क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो। इसमें यह बताया गया है कि विद्यार्थी जो हैं वो जिनमें इंटरेस्टेड हैं उनमें ही पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिनमें विद्यार्थियों की रुचि हो। सबसे पहला कार्य अध्यापक का ये है कि वह विद्यार्थियों की रुचि को जाने, उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को जाने, तब उसके अनुरूप ही वो उनको कार्य दे सकेंगे। तो ये क्रियाएं कैसी हैं? विचार विमर्श हैं, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, समाचार पत्र पढ़ना, स्कूल की सजावट, फैंसी ड्रेस, पुष्प उत्सव, ठीक है, इस तरह कार्यक्रम हो गए। महापुरुषों की जयंतियां हो गई तथा अन्य महत्वपूर्ण दिवस मनाना, समाज सेवा इत्यादि निम्नलिखित कार्यक्रमों में भी विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला है पाठ का विकास। अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों की सहायता से पाठ विकसित करना चाहिए। उसे विद्यार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाविधियां। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित बनाने के लिए अध्यापक को क्रियाविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे विचार विमर्श विधि हो गई, प्रयोग विधि हो गई, प्रोजेक्ट विधि हो गई, समस्या समाधान विधि हो गई, ह्यूरिस्टिक विधि हो गई। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहते हैं। तो इस तरह की विधियों का प्रयोग करके भी विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल प्रबंध में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व। स्कूल प्रबंध में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के निर्देशन में विभिन्न क्रियाओं का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूलों में विद्यार्थी शासन। स्कूलों में विद्यार्थियों के शासन का अर्थ है गठन, प्रशासन, नियंत्रण आदि में विद्यार्थी निकायों को दायित्व सौंपा जाए। रायबर्न के कथानुसार रायबर्न ने कहा है कि सकारात्मक एवं रचनात्मक अनुशासन की सर्वोत्तम विधि है स्वायत्त प्रशासन की स्थापना करना।
सकारात्मक एवं रचनात्मक अनुशासन की सर्वोत्तम विधि है स्वायत्त प्रशासन की स्थापना करना। इन्होंने ये बताया है रॉयबर्न के कथानुसार कि सकारात्मक एवं रचनात्मक अनुशासन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? स्वायत्त प्रशासन की स्थापना करना। स्वायत्त प्रशासन विद्यार्थियों एवं अध्यापकों में सद्भावनापूर्ण संबंधों को सुनिश्चित बनाता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में सहनशीलता आती है, आत्मनियंत्रण आता है, सहयोग की भावना आती है, सहानुभूति की भावना आती है, सद्भावना की भावना आती है, लोकतांत्रिक नागरिकता तथा स्व अनुशासन के गुणों का विकास होता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में सहनशीलता, आत्मनियंत्रण की भावना, सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, सद्भावना, लोकतांत्रिक नागरिकता तथा स्व अनुशासन के गुणों का विकास होता है। स्कूल में विद्यार्थी प्रशासन के क्षेत्र कौन से हैं? पहला है अनुशासन समिति, दूसरा है स्वास्थ्य समिति, तीसरा है साहित्य समिति, चौथा है खेल एवं क्रीड़ा समिति, पांचवा है पुस्तकालय समिति, छठवां है समाज भलाई समिति एवं सातवां है स्कूल समारोह समिति। तो आपकी समितियां हो गई। नेक्स्ट है पाठ्य सहायक क्रियाएं। अध्यापक को विद्यार्थियों को पाठ्य सहायक क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे पाठ्य सहायक क्रियाएं कौन सी हो गई? शारीरिक विकास की क्रियाएं, साहित्यिक एवं शैक्षिक क्रियाएं, सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास की क्रियाएं, नैतिक विकास की क्रियाएं, नागरिक क्रियाएं, भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता से संबंधित क्रियाएं, वैज्ञानिक क्रियाएं, उत्पादक क्रियाएं, भ्रमण क्रियाएं, बहुउद्देशीय क्रियाएं। इन क्रियाओं में विद्यार्थियों की संवेगात्मक, बौद्धिक एवं रचनात्मक शक्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? हमने आज की क्लास में पढ़ा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों को पढ़ा, कक्षीय प्रबंधन की नीतियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।